नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार या स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब आर्ट ऑफ टीचिंग से जो आप 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह सभी के सभी 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। दोस्तों ये स्टेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को रट लिए। क्वेश्चन को रटना नहीं है क्वेश्चन की, बल्कि आपको लैंग्वेज के समझिए कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 9/9/2023 में जो आपका ये स्टेट हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। अगर इस क्लास की PDF की बात करो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस क्लास की सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी। आपको इस चैनल पर दोस्तों ये स्टेट में अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षण के स्तंभ है। शिक्षण के स्तंभ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको हम बताते हैं शिक्षण के जो स्तंभ होते हैं 3 स्तंभ होते हैं। किसके अनुसार? रायवर्ण के अनुसार। किसके अनुसार? रायवर्ण के अनुसार 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्तंभ होता है शिक्षक, पहला स्तंभ होता है शिक्षक। सेकंड जो स्तंभ होता है, दूसरा स्तंभ होता है दोस्तों शिक्षार्थी, खुद शिक्षार्थी भी स्तंभ होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो होता है पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम, अब इसमें जो ऑप्शन दिया था पाठ्यक्रम होता है, अनुदेशन होता है, आकलन होता है, ये सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये तीनों ही घटक शामिल हैं। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें शिक्षक, उस शिक्षण का परिणाम है क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन है, आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, आत्ममूल्य है। तो दोस्तों शिक्षण का जो परिणाम होता है व्यवहार में परिवर्तन। आप जब शिक्षण ग्रहण करेंगे आप व्यवहार में परिवर्तन होगा, आप जीवन के जीने की शैली बदलेगी, कैसे समाज में रहना है कैसे नहीं रहना है इसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5E मॉडल की बात करते हैं। यह क्वेश्चन 5E मॉडल आधारित है। क्या है दोस्तों? शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, या फिर अन्योन क्रियात्मक सिद्धांत पर, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। अगर हम सब बात करें तो दोस्तों 5E जो मॉडल है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो 5E मॉडल है, कौन कौन से मॉडल हैं उसको हम आपको बताते हैं पहले, फिर हम सब ऑप्शन की तरफ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन जो 5E में पहला मॉडल है वो आपका इंगेज होता है। इंगेज, बच्चों को इंगेज रुचि जगा के पढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड जो है एक्सप्लोर है। कौन सा है दोस्तों? एक्सप्लोर, बच्चों को खोज फर्क बनाना है, बच्चे खोज के पढ़ने का प्रयास करें। थर्ड है दो एक्सप्लेन, बच्चों को समझाना अच्छे से चाहिए, बच्चे अच्छे से समझ लें। और फोर्थ की बात करें एलोबरेट, एलोबरेट मतलब विस्तार करना, बच्चों को हमको विस्तार पूर्वक से समझाना चाहिए अच्छे से ताकि समझ ले। इसके बाद है यूवलेट, यूवलेट मतलब मूल्यांकन करना। ये दोस्तों 5E मॉडल थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं 5E मॉडल के बारे में। अब किस पे आधारित है? मॉडल आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? आप कहेंगे ये इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें शिक्षण की बात हो रही है, बच्चों को हमको कैसे पढ़ाना है। तो इसमें शिक्षण के रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का क्या महत्व है? ऑप्शन जो आपके पास है, पहला ऑप्शन है विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापकों के कार्यों की पहचान के लिए, कोई भी नहीं। देखिए जो विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य होता है उसका क्या महत्व होता है? शिक्षकों के कार्यों की पहचान के लिए, क्या हम जानना चाहते हैं शिक्षक का कार्य क्या है, या फिर प्रधानाध्यापकों के कार्य की पहचान के लिए, ये विषय वस्तु की पहचान के लिए जो लक्ष्य उद्देश्य का महत्व क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, हमको विषय वस्तु की पहचान के लिए होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्लूम की व्यवस्था, ब्लूम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जरूर आपके विषय में जरूर मिलेंगे ब्लूम से संबंधित क्वेश्चन। ब्लूम के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। ब्लूम की व्यवस्था कैसी थी? वर्गीकरण व्यवस्था थी, सीमांकन व्यवस्था थी, प्रयोजन व्यवस्था थी, या फिर केंद्र व्यवस्था थी, केंद्रित व्यवस्था थी? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप कहेंगे वर्गीकरण। इन्होंने वर्गीकरण में बांटा था। बताते हैं आपको ब्लूम की व्यवस्था कैसी थी? वर्गीकरण व्यवस्था थी, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 श्रेणियों में, कितना दोस्तों? टोटल 6 श्रेणियों में बांटा गया था।
या फिर वर्गीकृत किया गया था। ज्ञान पहला क्या था दोस्तों, ज्ञान, दूसरा था समझ, इसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सब दोस्तों जो ब्लूम के वर्गीकरण थे। ऑप्शन सब इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करके सीखो के प्रतिपादक थे कौन थे दोस्तों, मॉन्टेसरी थे, डेवी थे, रूसो थे, फ्रोबल थे। करके सीखो मतलब जब बच्चा कोई चीज़ करके सीखता है तो बहुत अच्छे से सीखता है, ऐसा कौन मान रहे थे। आप कहेंगे डेवी का मानना था, जो जॉन डेवी थे उनका मानना था कि जब बच्चे करके सीखेंगे तो वह बच्चे अच्छे से सीखते हैं। कोई चीज़ हम बच्चों को रटा दें तो नहीं, दिखा दें ठीक है सीखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कब सीखेंगे, जब बच्चे करके सीखते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि की खामी है। निगमन विधि की खामी क्या है, देखिए एक होता आगमन विधि, एक होता निगमन विधि। निगमन विधि हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको इसके बारे में समझ आइए निगमन और आगमन होता क्या है। आगमन होता है जिसमें पहले उदाहरण दें फिर नियम बताएं, और निगमन होता है जिसमें पहले नियम बता दें फिर उदाहरण की तरफ जाएं। बच्चों को सीखने के लिए कौन सी विधि जरूरी होती है, निगमन सही है कि आगमन सही है। बच्चे जो सबसे अच्छे से सीखेंगे वह आपके आगमन विधि से सीखेंगे, क्योंकि बच्चे को हम पहले उदाहरण दिखा दें, जिसमें को बच्चे को जानवर के बारे में बताना है, कुत्ते के बारे में बताना है, कुत्ता हम पहले से दिखा दें कि हम देखिए बच्चा कुत्ता है इसके बारे में बताएंगे, बच्चा तुरंत समझ आएगा। अगर जो बच्चा कभी देखा ही ना हो, हम कंगारू के बारे में बताएं, बच्चा कभी कंगारू देखा ही नहीं है, कंगारू का नियम लिखाने लगे ऐसे ऐसे पैर होता है ऐसे ऐसे होता है, तो बच्चे को समझने में समस्या होंगी। लेकिन वो कुत्ता देखा है, वह कुत्ता तुरंत समझ जाएगा। निगमन विधि हम नियम से सूत्र की तरफ जाते, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, और आगमन विधि हम उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं। तो इसमें जो कमियां हैं उसे आपको बताना है। तार्किक क्षमता में सुधारने में अनुपयुक्त है, यह भी सही है। रटने को बढ़ावा देती है, यह भी सही है दोस्तों। इसमें नियम ही रटने का प्रयास करता है बच्चा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, हाँ बच्चा भूल भी सकता है जल्दी से। तो राइट आंसर डी होगा। ये सभी ऑप्शन जो है निगमन विधि की कमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा गया है। किसमें दोस्तों, डगलस ने, डेवी ने, पियाजे ने, मोरिस ने, किसने कहा है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो माना गया है इसमें थोड़ा सा विवाद यह था, इसमें राइट आंसर बी होगा। लेकिन इसमें जो माना गया था आयोग ये माना था, कार्यभार विधि की महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा गया क्या है, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, पाठ्य योजना प्रक्रिया है। पाठ्य योजना आप क्यों बनाते हैं, आपने बीएड कर रहे होंगे तो आपको पाठ्य योजना बनाने को मिलता होगा कि हमको पाठ्य योजना बनाना है। आप खुद से सोचिए पाठ्य योजना क्यों बनाया जाता है। अध्याय नियोजन के लिए, विषयी क्रिया नियोजन के लिए, या फिर शिक्षण कार्यनीति की नियोजन के लिए, या फिर यह सभी। आप कहेंगे यह सभी। पाठ्य योजना का मतलब होता है हमको पूरा व्यवस्थित करना होता है कि हम बच्चों को कल क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, पूरी व्यवस्था करना होता है। इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही होगा। पाठ्य योजना प्रक्रिया क्या है, ये सभी हैं। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है, क्या है, विभेदन है, वर्गीकरण है, संबंध है, या फिर दिशा निर्देश है। कह रहे हैं कि इसमें बात करें हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है, कैसा चरण है, राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, संबंध है। हार्वर्ड अधिगम में एक चरण क्या है, वो संबंध है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, किस पे आधारित है, शिक्षण सामग्री पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षण कौशल पर, उपयुक्त सभी। देखिए सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है आप कमेंट करके बताइए। शिक्षण के बारे में आप अगर पढ़े तो हैं ही, बिना पढ़े आप यहाँ पर पहुँचे नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय बताइए आप कितने समय का होता है। शिक्षण कौशल पे, इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण आधारित है किस पे दोस्तों, शिक्षण कौशल से आधारित है, सामग्री से नहीं है, शिक्षण विधि से नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, ये शिक्षण कौशल से है, उसमें कौशल चेक किया जाता है। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण किस पे आधारित है, शिक्षण कौशल पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। अनुदेशन में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, ज्ञानात्मक। कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें पुनर्बलन फीडबैक की बात करें, पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? छात्र को प्रोत्साहन के हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे बच्चों को हम फीडबैक देते हैं तो उससे क्या हो, क्यों देते हैं? जैसे बच्चा कोई एग्ज़ाम में अच्छा किया, उसे हम कह रहे हैं वेरी गुड बच्चा, तो क्यों देते हैं वेरी गुड? दोस्तों उसे उत्साहित करने के लिए, ताकि और अच्छे से पढ़े और बढ़िया लाए, उसे देखी देखा और जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने का प्रयास करें। तो छात्र को प्रोत्साहन है तो ये भी सही है, अधिगम को रुचिकर बनानी है तो यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें सी इज़ राइट आंसर। जो फीडबैक बच्चों को क्यों दिया जाता है, वह अधिगम को प्रोत्साहन के लिए और रुचिकर बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, उपयुक्त इसमें कोई नहीं। कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? जो कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र होता है किस पे होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन आप खुद से सोचने का प्रयास करिए। क्या कृत्रिम होना चाहिए? आप कहेंगे नहीं। तकनीकी तत्व होना चाहिए, होना तो चाहिए, तकनीकी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैसा कौन सा सही है? प्राकृतिक तत्व। आपको उन्होंने बताया था कि आपका यह आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा पॉइंट सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑप्शन लगेगा, 4 ऑप्शन है, 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। पेडागोजी ऐसा चीज़ है कि जो चारों ऑप्शन सही करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होता है वही आपका राइट आंसर होता है। इसमें जो प्राकृतिक है, जो बच्चों को कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक रहेगा, बच्चा अपने परिवेश में जो चीज़ें देख रहा है उससे सीखेगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे सोचेंगे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीकी करें, नहीं, आपको प्राकृतिक करना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है? शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए किसकी बात करें, कक्षा में भौतिक वातावरण को बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है? अब एक क्वेश्चन आप खुद से जवाब दीजिए, क्या शिक्षकों की होती है या फिर छात्रों की, प्रधानाध्यापक की? देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कक्षा में भौतिक वातावरण का तात्पर्य कि कक्षा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें पहुँच, दृश्यता और विचलता आदि को शामिल किया जाता है। ये किससे संबंधित है? ये छात्रों से संबंधित है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पाठ्य पुस्तक का महत्व है, क्या महत्व है? छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हो, या फिर उपयुक्त सभी। पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है? तो आप कहेंगे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये सभी ऑप्शन। पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित भी कराना होता है, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान भी करना होता है, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में भी सुधार लाना होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी चीज़ें सही हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है किसकी? दोस्तों व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय क्या भूमिका निभाता है? क्या व्यक्तित्व का विकास में भूमिका निभाता है? आप कहेंगे जरूर निभाता है व्यक्तित्व, लेकिन शैक्षिक विकास में निभाता है। शैक्षिक, देखिए पुस्तकालय जो सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है? शैक्षिक विकास। पुस्तकालय किससे संबंधित है? शैक्षिक विकास, व्यक्तित्व विकास से नहीं संबंधित है। आप कहेंगे जब पुस्तक पढ़ेगा तो आदमी व्यक्तित्व का विकास होगा ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है, सही कौन है? वो आपका शैक्षिक विकास। पुस्तकालय किससे संबंधित है, किसकी भूमिका निभा रहा है? पुस्तकालय का सीधा, इसमें पुस्तक का असर नहीं पूछ रहा है कि हमको पुस्तक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। पुस्तक पढ़ने से हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा, सही है, लेकिन पुस्तकालय की बात करें, पुस्तकालय की भूमिका क्या है? दोस्तों शैक्षिक विकास है। पुस्तकालय में क्या होती है? पुस्तक होती है। किससे संबंधित है? शैक्षिक से है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? शिक्षक का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वासी। आप इसे वैसे भी बता सकते हैं, इसका शिक्षक का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षक के बारे में कुछ चीज़ आपको हम बताते हैं, वह शिक्षक में होना चाहिए। जिसे इसमें तो राइट आंसर डी है, यही गलत है, यही आपका राइट आंसर होना है। अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, सरल, सहज, ये सब शालीन होना चाहिए। ये सब शिक्षक के गुण हैं, ऐसे शिक्षक को होना चाहिए। इसलिए इसमें जो राइट गलत है वही डी है, और डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। किसकी बात करें? एक टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए टीचर को? कह रहे हैं कि शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता,
शिक्षण की प्रतिबद्धता, ये तो सही है दोस्तों। अब जो एक टीचर वही होता है जो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने शिक्षण को लेकर एकदम पंचुअल रहे। ऐसा नहीं हमारी क्लास 7 बजे से हम 10 बजे पहुँचे, 8 बजे पहुँचे, नहीं, आपको एकदम पंचुअल होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह राइट आंसर है। अपने संगठन के प्रति वफादारी, देखिए ये गलत हो जाएगा। अगर आपका संगठन कह दिया कि आपको नहीं पढ़ाना है या फिर आपको गलत पढ़ाना है तो आप गलत पढ़ाएंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। संगठन के प्रति वफादारी नहीं करना है, वो अलग चीज़ है, आप वफादार रहिए, लेकिन बच्चों के लेकर उनके साथ गद्दारी नहीं होना चाहिए। और आप वफादार रहिए, ठीक है, अगर वो चीज़ें सही कह रहे हैं करने के लिए तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो गलत कहें फिर आपको उसके विरोध करना पड़ेगा, नहीं ये गलत है। इसलिए अपने संगठन के प्रति वफादारी, अगर वफादारी अपने ऐसा बोल दिया कि अपने संगठन के प्रति वफादारी रहना चाहिए, तब तो यह फिक्स हो गया ना कि अगर संगठन आपसे गलत करवाएगा तब भी आपको करना पड़ेगा, सही कराएगा तब भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमा का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के हेतु किया जाता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, समस्या समाधान। देखिए हाँ, अभी देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन डी, समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एक होता उपलब्धि परीक्षण की बात करें। देखिए उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप जानते रहिए क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण वो होता है जो शिक्षक द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है या कक्षा में निर्माण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण कक्षा में निर्माण किया जाता है कि हम बच्चे में यह जानना चाहते हैं उसके सीखने की समझ अधिगम में क्या कठिनाई है क्या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जिस परीक्षण का हम सब उपयोग करते हैं वही आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है, मात्राएं नहीं आ रही है, तो आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा कोई परीक्षण करिए जिससे पता चल जाए बच्चा को मात्रा में समस्या है कि नहीं है। अब जैसे आप बोल दीजिए 1 मिनट में आपको जो है बड़ी ई की मात्राएँ 2 शब्दों में लिखना है, लिख अभी तुरंत दिखाइए 1 मिनट में। अब देखिए आपने एक परीक्षण शुरू कर दिया। अब बच्चों 1 मिनट में आपको करना है जो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा लगे, ऐसा शब्द बनाइए जिसमें बड़ी की मात्रा लगे, 2 शब्द रहे उसमें। बच्चा तुरंत, मतलब ये आप तुरंत बोलेंगे 1 मिनट में आपको 25-30 शब्द लिख के दिखा देगा। इस परीक्षण से आप देख सकते हैं किसमें मात्राओं की समझ है, कोई लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, यह आपका एक परीक्षण हो गया। ऐसे इसका परीक्षण का जो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है कौन करता है? शिक्षक करता है। कहाँ करता है? कक्ष में ही किया जाता है, इसका तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण है कैसा दोस्तों? मानक परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। ये दोस्तों ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण कैसा है? ये आपका शिक्षक निर्मित परीक्षण है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इकाई परीक्षा है दोस्तों। इकाई परीक्षा क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इकाई जो परीक्षा है कैसा है? इकाई परीक्षा जो होता है वो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन इकाई परीक्षा है। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्धारण मापनी है क्या है दोस्तों? गुणात्मक तकनीकी, लेखन तकनीकी, मात्रात्मक तकनीकी, मौखिक तकनीकी। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन निर्धारण मापनी कैसा है दोस्तों? ये गुणात्मक तकनीकी है। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। किससे दोस्तों? पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, रुचि विकास। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? रुचि विकास संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। देखिए जो संबंधित नहीं है और यही आपका नहीं था तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज की, घन की, विद्यालय की, पारिवारिक जीवन की। देखिए पाठचर्या की किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज की। किसकी दोस्तों? कोई अगर पाठचर्या में जैसे हमारे बुक में कोई चैप्टर है, कुछ भी है,
वह अगर किससे संबंधित है, वो समाज से संबंधित होता है ना। किसकी संस्कृति है, समाज में क्या कोई कौन कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, इसके ही बारे में रहता है। इसलिए ऑप्शन इसमें इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अनुभव है, सामान्यीकरण है, विश्लेषण है, मूर्त है। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है दोस्तों, मूर्त। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। अमूर्त होता है दोस्तों, जिसे मूर्त की बात करें कि जो चीज़ हमारे सामने दिखती, अवधारणा, इसमें बात किसकी कर रहे थे? अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो मूर्त दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीखने का पठार है, क्या है दोस्तों? अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति या फिर उपयुक्त सभी। सीखने का पठार, सीखने के पठार का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका जो एक ग्राफ बनता है, ग्राफ की बात करें अगर हम सब, तो थोड़ा सा आपको पहले हम समझाते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का जो पठार होता है वह जब बच्चा सीखने में समस्याएं होने लगती हैं, अधिगम में उन्नति नहीं हो पाती है, तो वही होता है बच्चा सीख नहीं पा रहा है, समस्याएं हो रही हैं। अधिगम में कमी नहीं होगा दोस्तों, अधिगम में बाधा भी नहीं होगा, अधिगम में उन्नति नहीं है, अधिगम में बच्चा को उन्नति नहीं कर पा रहा, सीखने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन उसमें उन्नति नहीं कर पा रहा हो, यही होता है अधिगम में पठार, सीखने का पठार। इसमें वक्र दिया रहता है ना कि एक होता है, पेट की समस्या है दोस्तों थोड़ा सा, हाँ ऐसे होता है ना, एक होता है सीधा जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ग्राफ से ही बच्चों को दर्शाया जाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कौन कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन है कुछ नया करने के कर को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह, अधिग्रहण। अब देखिए इसका आंसर आप खुद ही बताइए, कौन सा दोस्तों शिक्षण के चरण नहीं है? आप कहेंगे कुछ नया करके सीखना, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये शिक्षण के चरण होते हैं, बच्चा इसमें सीखता है, शिक्षण अधिगम के चरण है, यह है दोस्तों। क्रियात्मक यह भी है, क्रियात्मक अवस्था यह भी है, प्रवाह भी है, लेकिन अधिग्रहण नहीं है। इसमें जो गलत आंसर है आपका अधिग्रहण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, क्या है दोस्तों? दृश्य, श्रव्य है, दृश्य, श्रव्य दृश्य या फिर उपयुक्त कभी नहीं। देखिए दोस्तों, यह सब बच्चों के एक सीखने का तरीका होता है। बच्चे कुछ चीज़ें देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें सुन के सीखते हैं, लेकिन अगर बच्चों को दिखाया सुनाया दोनों जाए तो सबसे अच्छा सीखते हैं। इसमें जो सीखने की दृष्टि से देखें तो सबसे सबसे जो अच्छा विकल्प है श्रव्य दृश्य, जब बच्चा सुनेगा और देखेगा भी तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। लेकिन हमको बताना है रेडियो एक प्रकार से है, कैसे है? रेडियो में क्या हमको चित्र दिखता है? आप कहेंगे नहीं, इसमें सिर्फ हम सुनते हैं। यह आपका ऑप्शन बी सही होगा। आप कहेंगे ऑप्शन सी में भी तो हम श्रव्य दृश्य सुन तो रहे हैं लेकिन देख तो नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, करें अच्छी पाठ्य पुस्तक है, क्या है दोस्तों? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपयुक्त कोई नहीं। तो जो अच्छी पुस्तक की बात करें, अच्छी पुस्तक का ये कौन सी होती है दोस्तों? श्रव्य सामग्री। अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? जो आपके श्रव्य सामग्री है वही आपकी अच्छी पुस्तक है। ऑप्शन इसमें जो आपका राइट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसमें हम सब बात करें तो देखिए इसमें श्रव्य जरूर दे रहा है, जो आयोग माना था वो आपका ऑप्शन ए ही माना था, लेकिन हमने अभी इसके पहले आपको बताया ना श्रव्य दृश्य, जिसमें बच्चा देखे और सुने, वह भी तो उससे अच्छा बच्चा कहाँ पे सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है, राइट आंसर है, लेकिन आयोग जो माना था इसमें ए माना था, श्रव्य सामग्री माना था। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है, आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अपने ऊपर देखिए, अगर कोई चीज़ आप सिर्फ सुने तब अच्छे से सीखेंगे या फिर सुने और देखें तब अच्छे से सीखेंगे? आप कहेंगे नहीं, जब हम देखते रहेंगे सुनते रहेंगे तब भी तो अच्छे से सीखेंगे। इसलिए जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बी है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए थे दोस्तों, कुछ बच्चे ने क्लेम किया था, जो बच्चे क्लेम किए थे उनका नंबर भी बढ़ा था, इस चीज़ को आप जानते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, आयोग ने इसका गलत आंसर माना है, जो आंसर किया जाती है, फिर आप उसे चैलेंज करेंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सब 30 क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, आपने देखा ही होगा क्वेश्चन को।
और ये सभी बार बार एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पूरा जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए। आप सहयोग जरूर करिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हम सब अदर